शहीद जसवंत सिंह खालड़ा। इस नाम को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती कि ये नाम कोई भी याद रखे। अगर ईमानदारी से कभी पंजाब की तारीख लिखी जाए तो वो जसवंत सिंह खालड़ा के नाम के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। तो कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा और क्यों भारत सरकार उनके नाम को आप सबके जहन से मिटा देना चाहती है? इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन इससे पहले एक अपील। द क्विंट में हमारा मकसद है वो सवाल पूछना जो कई मीडिया हाउसेज या तो पूछने की नीयत नहीं रखते या फिर हिम्मत नहीं जुटा पाते। जाहिर है इससे हमारा काम और भी ज़्यादा मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। इसमें हमारी ताकत बनिए द क्विंट का मेंबर बनकर। वापस आते हैं जसवंत सिंह खालड़ा पर। इनका जन्म 1952 में अमृतसर जिले के खालड़ा गांव में हुआ था, लेकिन हमारा फोकस रहेगा 1990 के दशक पर। यह पंजाब में दहशत का दौर था। एक तरफ उग्रवादियों का आतंक था तो दूसरी तरफ थे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो आतंकवाद खत्म करने की आड़ में खुद आतंक फैला रहे थे। आए दिन लोगों को अपने घरों से उठा लिया जाता और उनको टॉर्चर और फिर एनकाउंटर कर दिया जाता। हालांकि इनमें से कुछ उग्रवादी थे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे जिनका खाड़कू जत्थेबंदियों से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ एंट्री होती है अमृतसर शहर में रहने वाले एक बैंक डायरेक्टर की, यानी जसवंत सिंह खालड़ा की। उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, अच्छा ओहदा था और एक खुशहाल परिवार था। लेकिन जब उनके सामने कुछ गुमशुदा लोगों का केस आया तो वो पुलिस स्टेशन फिर मुर्दा घरों के चक्कर काटने लगे। तभी उनके पास एक इनपुट आया जो उन्हें ले गया सरकारी शमशानों के अंदर। वहां उन्हें पता चला कि पट्टी, तरन तारन और दुर्गियाना शमशानों में सैकड़ों लवारिस लाशों को जलाया गया है और इनके रजिस्टर्स में उन्हें ऐसे कई लोगों के नाम मिले जिन्हें गुमशुदा बताया जा रहा था। जसवंत सिंह खालड़ा की नज़र एक और डॉक्यूमेंट पर पड़ी और वो थे शव के लिए लाई गई लकड़ियों की रसीदें, जिनमें अमूमन पुलिस अधिकारियों के नाम थे। जिस हकीकत को सरकार छिपाना चाह रही थी उसका पर्दा फाश हो गया। खालड़ा गांव से आने वाला ये बैंक अफसर अब बन गया था लवारिस लाशां दा वारिस। मामला साफ था कि पुलिस मारे गए लोगों की लाशों को परिवार के हवाले करने के बजाय लावारिस करार देकर सीधा शमशान में जला रही थी ताकि उनकी शनाख्त ना हो सके। जसवंत सिंह खालड़ा को पट्टी, तरन तारन और दुर्गियाना शमशानों से 2097 संदिग्ध लाशों के डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनसे पुलिस अधिकारियों के तार जुड़ रहे थे। यानी सिर्फ 3 शमशानों में 2097 लाशें। उनका मानना था कि पूरे पंजाब में ये आंकड़ा 25,000 भी हो सकता है। जाहिर है इस खुलासे ने पंजाब में उस वक्त के हुक्मरानों की जड़ें हिला दी और जसवंत सिंह खालड़ा उस वक्त के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और डीजीपी केपीएस गिल के लिए मुसीबत बन चुके थे। बौखलाई हुई सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और वो यहाँ तक कहने लगे कि ये लोग मारे नहीं गए बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जाकर नौकरियां करने लग गए हैं। बेअंत सिंह एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन गिल अपनी पोजीशन पर बरकरार थे और वो जसवंत सिंह खालड़ा को अपने रास्ते का कांटा मानने लगे। उन्होंने एक बदनाम पुलिस ऑफिसर अजीत सिंह सांधू को तरन तारन रवाना किया। जसवंत सिंह, उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों को आए दिन धमकियां मिल रही थी। उनके ऊपर सर्वेलेंस भी बढ़ा दिया गया और उनकी हर मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही थी। फिर आई 6 सितंबर 1995 की वो काली सुबह। जसवंत सिंह खालड़ा अमृतसर में अपने घर पर एक पत्रकार से मिल रहे थे जब कुछ अज्ञात व्यक्ति उन्हें अगवा करके एक वैन में ले गए। एक चश्मदीद ने मौकाए वारदात पर तरन तारन पुलिस के कुछ अधिकारियों को पहचान लिया। खालड़ा परिवार और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करते रहे कि जसवंत सिंह को पेश किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार इस मामले में सीबीआई की जांच हुई, जिसमें सामने आया कि जसवंत सिंह खालड़ा को अजीत सांधू और उनकी टीम ने उठाया था और उन्हें कुछ दिन चबाल थाने में टॉर्चर किया गया और फिर उन्हें जान से मार दिया गया। कहा जाता है कि उनकी लाश को बॉर्डर के पास हरीके में फेंक दिया गया। लावारिस लाशों के वारिस की लाश कभी नहीं मिली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हाल में डायरेक्टर हनी त्रेहन ने जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर एक फिल्म बनाई पंजाब 95, जिसमें उनका रोल मशहूर सिंगर और एक्टर
दिलजीत दोसांझ ने निभाया। ये फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी केंद्रीय सरकार के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर पहले 21, फिर 85 और अंत में 120 कट्स का आदेश दिया। खबरों के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने यहां तक कह दिया कि फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा का नाम हर जगह हटा दिया जाए और तरन तारन उस जगह का भी नाम ना बताया जाए जहां जसवंत सिंह खालड़ा को सबसे ज्यादा लाशों की जानकारी मिली। मुझे एक स्पेशल स्क्रीनिंग में ये फिल्म देखने का मौका मिला और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म ज़्यादातर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सीबीआई डॉक्यूमेंट्स, प्रेस रिपोर्ट्स और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के खुलासों पर आधारित है। किसी भी बात को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के अहम हिस्सों को काटने का आदेश दिया है। तो सवाल ये उठता है कि मौजूदा सरकार क्यों नहीं चाहती कि ये फिल्म लोग देखें? सरकार क्यों नहीं चाहती कि शहीद जसवंत सिंह खालड़ा का नाम लोगों तक पहुंचे? उस दौर में पंजाब में तरन तारन जैसे इलाकों में जो ये मौत का खेल रचा गया, इसकी हकीकत को सरकार क्यों दबाना चाहती है? इसके पीछे दो वजूहात हैं। पहली वजह है नरेंद्र मोदी सरकार की पंजाब नीति। सरकार की शुरुआत से कोशिश रही है कि पंजाब में इंसाफ पसंद आवाज़ों को दबाया जाए। पत्रकारों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों और किसानों के सोशल मीडिया हैंडल्स को आए दिन बैन किया जाता है। यूएपी और एनएसए जैसे कानूनों के तहत लोगों को अरेस्ट किया गया है। कई पंजाबी एक्टर और गायक जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान आवाज़ उठाई, उन्हें भी धमकियों का सामना करना पड़ा है। यूं तो मोदी सरकार के नुमाइंदे कांग्रेस काल में हुई गलतियों के बारे में कभी बात करना नहीं बंद करते, लेकिन जब भी बात पंजाब या सिखों की आती है, वो कांग्रेस काल में किए गए जुल्म पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। पंजाब 95 फिल्म को रोकना इसी नीति का सबूत देता है। लेकिन पंजाब को लेकर बीजेपी की ये नीति काफ़ी पुरानी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का खुला समर्थन किया था। अरुण नेहरू, जो 1984 के कत्लेआम के दौरान एक इम्पोर्टेंट मंत्री थे, वो बाद में बीजेपी में शामिल हुए। केपीएस गिल को नरेंद्र मोदी ने अपना सलाहकार बनाया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बेअंत सिंह के पोते और सियासी वारिस रवनीत बिट्टू आज बीजेपी में हैं और केंद्र में पंजाब के इकलौते नुमाइंदे हैं। उन पर पार्टी इस कदर मेहरबान है कि इलेक्शन हारने के बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया। तो जहां तक पंजाब का सवाल है, ये बात साफ है कि बीजेपी 1980 और 1990 के दशकों की कांग्रेस की नीतियों से इत्तेफाक रखती है। लेकिन फिल्म रोकने के पीछे एक और वजह है और वो है हिंदुत्व मानसिकता का एक अहम पहलू, और वो पहलू है मोनोपोली ऑफ विक्टिमहुड। किस जुल्म की बात की जा सकती है और किस जुल्म पर पर्दा डाला जाता है, इसका फैसला हुक्मरान करेंगे। सिर्फ मुगलों और इस्लामिक आतंकवादियों के जरिए हिंदुओं पर किए गए जुल्म को जुल्म माना जाता है। दूसरी तरफ पंजाब 95 या संतोष जैसी फिल्में जो पुलिस के कारनामों को दिखाती है, उन पर सेंसर बोर्ड की गाज गिराई जाती है। दिलजीत दोसांझ को चमकीला के लिए सराहना मिलती है क्योंकि वो फिल्म सिखों के एक तबके को बैड लाइट में दिखाती है, लेकिन जब दिलजीत जसवंत सिंह खालड़ा का रोल करते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। केरला स्टोरी का निर्देशक खुलेआम कबूल करता है कि उसने एक मनगढ़ंत आंकड़े पर फिल्म बना दी और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जातिवाद की असली घटनाओं को सेंसर करने का आदेश दिया जाता है। फुले पर फिल्म बनाने वालों को तो यहाँ तक कहा गया कि फिल्म से जात और मनुवाद लफ्ज़ों को हटा दिया जाए। अगर महात्मा फुले पर बनी फिल्म से जातिवाद और मनुवाद हटा दिया जाए तो उसमें क्या बचेगा? अगर जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म से उनका नाम हटा दिया जाए तो उसमें क्या बचेगा? जातिवाद को एक्सपोज करना मना है, पंजाब में लाशों की हकीकत सामने लाना मना है, गुजरात के कत्लेआम के बारे में बात करना मना है, लेकिन अगर आप प्रो हिंदुत्व या एंटी मुस्लिम फिल्म बनाते हैं तो आपको झूठ बोलने की खुली छूट है। हो सकता है कि आपकी फिल्म टैक्स फ्री भी कर दी जाए और क्या पता कुछ दिग्गज नेता आपकी फिल्म प्रमोट करने के लिए भी पहुंच जाएं। पंजाब 95 पर सेंसर बोर्ड का एक्शन इस बात का सबूत है कि अपनी शहादत के 30 साल बाद भी जसवंत सिंह खालड़ा जुल्म और झूठ के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अब मैं कुछ बातें पंजाबी में करना चाहूँगा। जो लोग अपने आप को इंसाफ पसंद मानते हैं, वो जसवंत सिंह खालड़ा दे कर्जदार हैं। ये साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि पंजाब की हकीकत लोगों को पता लगे। असी पत्रकारां दा भी कसूर है
कि ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਆਖ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 95 ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, साडा फर्ज है अपने आले दुआले दे अनेरे नू चैलेंज करिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ और जाते जाते आपसे शेयर करता हूँ इस महान शख्सियत के कुछ अल्फाज जो आज भी उतने रेलेवेंट हैं जितना 30 साल पहले थे। आप अपना ख्याल रखें और द क्विंट को सपोर्ट करते रहें। एक लघु कथा है कि जब सूरज पहली बार अस्तन लगा सी तो ज्यों-ज्यों वो अपना पंध मुका रहा सी, चानन घट रहा सी। चानन घट रहा सी, हनेरे दी आमद दे निशान प्रगट हो रहे सी ते कहंदे आ लोकां च हाहाकार मच रही सी कि सूरज छिप जाऊगा, हनेरा पसर जाऊगा, किसी नूं कुछ दिसू ना ते साडा की बनूगा। दुनिया फिक्रमंद सी पर सूरज अस्त्या। हनेरे ने अपना जोर विखाउण लई धरती ते पैर पाया, पर कहंदे आ दूर किसी झोंपड़ी चों एक दीपक ने सिर चुकिया। उसने कहा कि मैं हनेरे नूं चैलेंज करदा, होर कुछ नहीं ते अपने आले दुआले तां मैं इस नूं नहीं लागे लगन दियांगा, अपने आले दुआले तां चानन कायम करांगा। तां उस दीपक नूं देख के कहंदे हर झुग्गी झोंपड़ी च एक दीपक उठिया ते दुनिया हैरान रह गई कि इन्हां दीपकां ने हनेरे नूं पसर नूं रोकिया ते लोग देख सके।